जनसत्ता संपादकीय। बढ़ती अर्थव्यवस्था और समानता के सपने। जयंतीलाल भंडारी जी। इन दिनों प्रकाशित हो रहे वैश्विक आर्थिक सामाजिक असमानता संबंधी रिपोर्टों में यह टिप्पणी की जा रही है कि दुनिया में भारत में अत्यधिक गरीबी में सबसे तेजी से कमी आ रही है, लेकिन यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच खाई भी बढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 11.5 गुना अधिक है। ऐसे में देश के प्रति व्यक्ति आय में तेज वृद्धि के साथ आम आदमी की आमदनी में तेज वृद्धि से ही उसकी मुस्कुराहट बढ़ाई जा सकती है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण काम है। हाल ही में 1 अक्टूबर में प्रकाशित M3M रोहून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में मुताबिक पूरी दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना में भारत में अरबपतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यह महत्वपूर्ण बात है कि M3M रोहून इंडिया रिच की 2025 की सूची के हिसाब से भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। देश में अब 358 अरबपति हैं, जो 13 साल पहले की तुलना में 6 गुना है अधिक है। इस सूची के मुताबिक भारत में 1687 ऐसे भारतीय हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से अधिक है। इस सूची में शामिल सभी लोगों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 5% अधिक है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के लगभग आधे के बराबर है। पिछले 2 वर्षों में भारत में औसतन हर सप्ताह एक नया अरबपति बना है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में सभी धनी व्यक्तियों ने प्रतिदिन 1991 करोड़ रुपये की दर से संपत्ति अर्जित की है। भारत में एक और अमीरों की संख्या बढ़ रही। वही पिछले दिनों प्रकाशित विश्व बैंक की वैश्विक गरीबी संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक देश में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। अत्यधिक गरीबी से 27 करोड़ देशवासी बाहर निकलते हैं। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध जो नए अनुमान जारी किए, उनके मुताबिक निम्न आय वाले देशों के लिए अत्यधिक गरीबी की रेखा $2.15 प्रति व्यक्ति को उपभोग में बढ़ाकर अब प्रतिदिन $3 उपभोग व्यय पर निर्धारित की गई है। ऐसे में देश में बेहद निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2011-12 में 27.1% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर केवल 5.3% रह गई है। इससे अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई। निश्चित रूप से यह परिदृश्य भारत की प्रगति का संकेत देता है। देश के करीब 55 करोड़ से अधिक जन खाता, करीब 138 करोड़ आधार कार्ड और करीब 119 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं की शक्ति वाले जेम से संगठित बेमिसाल डिजिटल इंडिया गरीबों के सशक्तिकरण में असाधारण भूमिका निभा रहा है। एक जेम के बल पर देश के गरीब लोगों के खातों में सीधे सहायता राशि हस्तांतरित हो रही है। इनमें से 2 मत नहीं है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीबों की कमजोर वर्ग के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त अनाज वितरण कर उसकी सहायता की जा रही है। सरकार ने गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज योजना सुनिश्चित किया है। कई और योजनाओं में भी गरीबी घटी है। इनमें स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। हाल ही में कुलालमपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें कहा गया कि भारत में वर्ष 2025 में 64% से अधिक आबादी यानी करीब 94 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि वर्ष 2015 में सामाजिक सुरक्षा योजना 25 करोड़ से भी कम लोगों तक पहुंच रही थी। ये सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय को बेहतरीन तस्वीर है। ILO के महानिदेशक लिबर्ट एफ हुंगबो का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा में विश्व स्तर पर भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पिछले 1 दशक में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे तेजी से बढ़ी है। गरीबों और मजदूरों के लिए सरकार की उन जन केंद्रित कल्याणकारी नीतियों से सामाजिक सुरक्षा का भी एक विस्तार हुआ है।
भारत में अमीर और गरीब के बीच खाई कम करने और आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। इस समय देश के करीब 52 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा की छतरी में बाहर होना बड़ी आर्थिक सामाजिक चुनौती है। खास तौर से देश के असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी मीलों चलना बाकी है। आर्थिक विकास और नई तकनीकों का इस्तेमाल गरीबों के हित में करनी जरूरी है। कर सुधारों का लाभ गरीब और कमजोर वर्गों के लिए पहुंचाना चाहिए। इन लोगों नए सुधारों और नई कर व्यवस्था पर प्रकाशित हो रही रिपोर्टों में कहा गया जा रहा है कि इन सभी सुधारों के आम जिंदगी आसान होगी। ऐसे में कई परिवारों को आजीविका कमाने और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इससे देश के कमजोर वर्ग के लोगों को आमदनी में वृद्धि होगी। चूंकि भारत का लक्ष्य 2047 में आम आदमी की खुशहाली के साथ विकसित भारत बनाना सुनिश्चित किया गया है, तो इस लक्ष्य को पाने के लिए कई बातों पर रणनीतिक रूप से ध्यान देना होगा। देश से गरीबी हटाने और अर्थव्यवस्था बढ़ने के बाद अभी भी हमें आत्मनिर्भरता की डगार पर और तेजी से बढ़ना होगा। हमें अभी आम आदमी के कल्याण और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए मीलों चलना है। भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सच्चाई यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अब भी कई देशों से बहुत पीछे है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार महात्मा गांधी के आर्थिक सामाजिक विचारधारा और अंत्योदय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए देश के कोने कोने में स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही देश भर में स्थापित उद्योग कारोबार के द्वारा भी स्वदेशी वस्तुओं के बेचने और करोड़ों नागरिकों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं खरीदने के अभियान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बहुआयामी रणनीतिक प्रयासों के आधार पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश के अमीर और गरीब वर्ग के बीच खाई में कमी आएगी, आम आदमी की खुशहाली बढ़ेगी, साथ ही भारत 2027 तक विकसित देश बनने की डगार पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। निश्चय की शक्ति, शिखर चंद्र जैन जी का लेखक। अगर किसी को सफल होना है तो निश्चय करना जरूरी है। सबसे पहले खुद को किसी दायरे में बांधना बंद करने और पूर्वाग्रह से मुक्त रहने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ऐसा कभी सोचना चाहिए कि जो हमारे किसी मित्र या परिवार के किसी सदस्य ने नहीं किया हुआ हम भी नहीं कर सकेंगे। हमें अपनी क्षमताओं और कमियों को पहचानना होगा और खुद को योग्य बनाना होगा। इस संदर्भ में रिचर्ड बाक की पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में मुख्य पात्र जोनाथन सीगल को समझना चाहिए। जोनाथन अपनी बिरादरी के दूसरे पक्षियों से अलग था। उसे उड़ना बहुत पसंद था और अपनी मेहनत और अभ्यास से उसने रफ्तार के बारे में इतना सीख लिया था कि जितना शायद किसी जीवित सीगल को मालूम ना हो। मगर ऊंची उड़ान की कोशिश करने पर वह एक चट्टान से जा टकराया। तब उसे लगा कि शायद उसके पिता सही कहते हैं और उसकी प्रकृति में ऊंची उड़ान नहीं, क्योंकि उसके पंख बाज जैसे छोटे नहीं। फिर भी उसे ख्याल आया कि बाज जैसे छोटे पंख नहीं तो हल हैं, क्यों ना वह अपने आँखों को समेटकर सिर्फ उनके छोरों से उड़े। बस वह जीत चुका था। जोनाथन के लिए उसी दिन से एक नए युग के द्वार खुल गए। उसने सोचा जिंदगी का एक मकसद थी और भोजन के अलावा भी कुछ ऊंचा उद्देश्य होता है। जाहिर है कि जोनाथन ने खुद पर विश्वास किया। अब जो चाहता था कर पाने में सफल हो गया। दरअसल खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमी है। डर हमें कुछ नया नहीं करने देता। नया कौशल सीखने, चुनौतियां स्वीकार करने, नया पेशा या व्यवसाय करने में असफल होने का जोखिम होता है, लेकिन जो असफलता के डर से कोशिश नहीं करता वह न कभी सीख सकता और न ही कुछ बन सकता है। डरने वाला कभी ना अपनी प्रस्तुति दे सकता और ना ही कारोबार के क्षेत्र में पूरी मेहनत से काम कर सकते हैं। हालांकि आज के दौर में ये सारी चीज़ें समृद्धि और सफल होने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी पुस्तक करेज एंड द कॉन्फिडेंस एंड एंथ्रोलॉजी में लिखा कि डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है और किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोक देता है और जो जीवन के वाकई हासिल करना चाहते हैं। आज के डिजिटल युग में विभिन्न माध्यमों से सूचना और जानकारियों का बाछोड़ ने हमारे मस्तिष्क से एकाग्रता को छीन लिया है। हम कोई भी कभी
काम तभी कर ठीक से कर सकते जब उसे पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर करे, चाहे पढ़ाई लिखाई करनी हो या कार्यस्थल पर अपना हिसाब किताब लिखना हो, अपने ग्राहक से सौदा करना हो या पर कोई उत्पाद बनाना हो। ऐसी ही स्थितियों के लिए विद्वान लोग सलाह देते हैं कि सबसे पहले चंचल चित्त को स्थिर करना है तो फालतू चीज़ों को पहचान करके सबसे पहले उन पर अपना ध्यान हटाना चाहिए। आज हम बिना ध्यान बटाए कंप्यूटर पर सिर्फ 40 सेकेंड ही लगातार काम कर पाते हैं। इस समय को बढ़ाकर ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकेंगे। हम कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर जब किसी समस्या के सामने आते तो हम घबरा जाते हैं या हड़बड़ा जाते हैं। जल्दबाजी में ना सही उपाय सोच पाते हैं ना ही उसका हल निकाल पाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने सच्चे और विश्वसनीय मददगार का नाम भी याद नहीं कर पाते। यह स्थिति में समस्या में एक ही हिस्सा पर हमारा नियंत्रण होगा, वह है हमारी प्रतिक्रिया। समस्या हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकालती हैं, क्योंकि मुसीबत में ही हम अपनी क्षमताओं के बारे में ठीक से सोच पाते। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखक डेनियल कानमैन का इस मामले पर विचार है कि जब आप चिंतन करने की बजाय किसी समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली बनेंगे। नतीजतन हम खुद को पहले से ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा समस्या हल करने के लायक बना लेंगे। एक व्यक्ति अपनी अच्छी बुरी आदतों का योग होता है। हम रातों रात अच्छे या बुरे व्यक्ति नहीं बन पाते या उनका अचानक प्रतिभाशाली, सफल और समृद्ध नहीं बनते। सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है। शोहरत, दौलत, सफलता सब हमारी छोटी छोटी आदतें तय करती हैं। एक छोटे निर्णय की आदत वह बीज होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। यह सोचकर देखें कि क्या हम आमदनी से खर्च ज़्यादा करते हैं, क्या हम आमदनी से खर्च करते हैं, क्या हम नियमित जिम जाते या व्यायाम करते हैं, क्या रोज़ पुस्तक पढ़ते हैं या रोज़ कोई नई चीज़ लिखते हैं। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देती हैं। परिवर्तन को स्वीकारने की ज़रूरत है, क्योंकि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। मगर अधिकांश लोग परिवर्तन से डरते हैं। वे चाहते हैं कि उनका निश्चय दैनिकी बनी रहे और जीवन स्थिर और आरामदायक बना रहे। यह असंभव है। दुनिया में तकनीक, चलन, ज़रूरतें और व्यवस्थाएं पल पल बदलती हैं। इसके साथ ही कदम ताल करना होगा, तभी हम उपयोगी प्रासंगिक रहेंगे। समझदार लोग परिवर्तन को अवसर के रूप में देखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। आज के युग में विशेषकर विशेषता की पूछ परख प्रतिद्वंद्विता के दौर में सामान्य व्यक्ति व्यवसाय, कैरियर या पढ़ाई के क्षेत्र में भीड़ में खोकर रह जाता है। गहराता प्रदूषण। आमतौर पर हर वर्ष दिल्ली के बाद अगले दिन दिल्ली के हवा की दशा ऐसी ही हो जाती है जैसे बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। इस वर्ष फिर स्थिति ऐसी हो गई। मंगलवार को दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाकों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यह स्थिति तब है जब पिछले कई वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर हर स्तर पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। यहाँ की हवाओं को स्वच्छ बनाने के साथ साथ प्रदूषण का कारण बनने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के सख्त कदम उठाने के दावे किए जाते हैं। इस बार दिल्ली के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखे चलाए जाने की इजाज़त दी थी, मगर इस छूट का किस हद तक बेजा इस्तेमाल किया गया इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक को 300 से ज़्यादा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में 300 से 400 के बीच आंकड़े को बहुत खराब की श्रेणी में बताया गया है। दिल्ली में ठंड की शुरुआत के साथ ही हवा घनीभूत होने के कारण प्रदूषण का संकट गहराने लगता है। यह अमूमन हर वर्ष की हकीकत है, लेकिन हैरानी की बात है कि इन तथ्यों को जानते बूझते हुए भी सरकार की ओर से जो कदम उठाए जाते हुए या तो केवल नाम भर के ये साबित होते हैं या फिर बेअसर रहते हैं। दूसरी ओर दिल्ली के ज़्यादातर निवासियों को लगता है कि इस समस्या का नियंत्रण पाने के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं।
नतीजतन प्रदूषण की मार झेलने के बावजूद बहुत कम लोगों के भीतर यह दायित्व बोध दिखता है कि वे प्रदूषण के कारणों पर काबू पाने के लिए सक्रिय भागीदारी करें। इसके उलट ज़्यादातर लोग सरकारी या अदालतों की ओर से मिली मामूली छूट के बाद इस कदर बेलगाम हो जाते हैं कि मानव प्रदूषण के संकट को और बढ़ाने की इजाज़त मिल गई है। दरअसल इस वर्ष प्रदूषण बढ़ने की भूमिका में मद्देनजर पटाखे पर पाबंदी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी थी और हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, मगर दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में घुली व्यापक प्रदूषण यह बताने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली लोगों ने अदालत के निर्देशों का कितना ख्याल रखा। दिवाली से पहले ही स्क्रैप चरण 2 में लागू किया गया था ताकि प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कारकों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके, लेकिन पटाखों की धूम ने यह प्रयास बेअसर कर दिया है। इसमें दो राय नहीं कि सर्दियों के आहट के साथ प्रदूषण की समस्या के गहराने से मौसम की भूमिका होती है, मगर इतना जरूर है कि कहा जा सकता है जिन वजहों से वायु की गुणवत्ता में तेज गिरावट होती है उस पर काबू पाने के लिए एक और जहां सरकार सख्त कदम उठाए, वही यहाँ के लोग अपनी ओर से प्रदूषण का संकट बढ़ाने से बचे। इस बात की अहमियत नहीं समझ पाने का ही नतीजा यह है कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली को आज विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनाया जाने लगा है। विरोध का संदेश। सत्ता की दूसरी बार वापसी के बाद अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले पर जहां पूरी दुनिया दबी जुबान में विरोध हुआ, वहीं अब वहां के लोग भी मुखर हो रहे हैं। देश के कई राजनीतिक पहले से ही राष्ट्रपति से नाराज दिख रहे थे। पिछले दिनों कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ करीब 70 लाख अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर आए। उनका दावा था कि ट्रंप प्रशासन अधिनायकवादी रुख अख्तियार कर रहा है। राष्ट्रपति के कई विवादित फैसले ने न केवल कई देशों के बल्कि खुद अमेरिकी के लाखों नागरिकों प्रभावित हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारे लगाए कि विरोध के अधिक देशभक्ति कुछ नहीं। ट्रंप के आलोचकों का यहाँ तक कहना है कि राष्ट्रपति के कुछ कदम अमेरिका के लोकतंत्र के लिए न केवल खतरा है बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी हैं। ट्रंप का न सिर्फ अमेरिका में विरोध हुआ बल्कि यूरोप में भी उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। अमेरिका के हित में कदम उठाने और नीतियाँ बनाने के तमाम दावों के बावजूद लोग ट्रंप के फैसले से सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो अमेरिकी लोगों के बीच फैले इस आक्रोश का संदेश बहुत बड़ा है। अमेरिका में हुए हालिया सर्वे में राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर नागरिकों के बीच एक राय नहीं है। महज 40% लोगों ने उनके कामकाज के प्रति स्पष्ट समर्थन जताया, जबकि 58% लोग राष्ट्रपति से असहमत हैं। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती, कई अमेरिकी शहरों में राष्ट्रीय गार्ड की तैनाती, सख्त अप्रवासन नीति, कई देशों पर भारी भरकम शुल्क थोपने और अरबपतियों की मदद करने से भी वहां के लोग खासे नाराज हैं। उनको लगता है कि ट्रंप के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभियान का नाम है नो किंग रखा गया है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ उठने वाले अमेरिकी लोग राजा जैसे बर्ताव कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को संदेश देना चाहते हैं। अब छोटा आर्टिकल चौपाल से 4 आर्टिकल है। मुफ्त के बहाने। बिहार चुनाव की मुफ्त की सुविधा देने की घोषणा में एक गंभीर आर्थिक सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। मुफ्त बिजली, रोजगार भत्ता, स्कूटी, लैपटॉप और तरह तरह की आर्थिक सहायता जैसी घोषणाएं जनता को तात्कालिक रूप से आकर्षित करती हैं, लेकिन देश के अर्थशास्त्री को यह प्रवृत्ति गहरी चिंता में डाल रही है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब विकास योजनाओं में होने वाले खर्च घटकर केवल मुफ्त की योजनाओं के लिए सिमट जाएगा। आज महंगाई, बेरोजगारी और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण सरकार के लिए जरूरी वस्तु भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में राजस्व का बड़ा हिस्सा अब केवल वोट बैंक बनाने के लिए खर्च किया जाता है। न तो केवल अर्थशास्त्र की बोझ बढ़ता है बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना भी कमजोर होती। विडंबना यह है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान अब इस तरह प्रवृत्ति पर ठोस नियंत्रण नहीं लगा पाए, जबकि यह एक प्रकार की चुनावी रिश्वत ही है जो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती हैं। आज भी राज कर्ज में आंकड़े डूबे हुए हैं। तकनीक बनाम पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश ने बड़ा फैसला करते हुए सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यालयों को स्कूल में मोबाइल से दूर रहने की परिसर में से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया। पढ़ाई के दौरान मोबाइल का प्रयोग
विघ्न डालता है। सभी शिक्षा संस्थाओं में मोबाइल के उपयोग की आखिर जरूरत ही क्या है? इन स्थानों पर शिक्षकों को ध्यान पढ़ाने और विद्यार्थियों के अध्ययन की तरफ होनी चाहिए। और स्कूलों और अन्य सभी संस्थाओं में मोबाइल के उपयोग की खुली छूट दी जाए तो बहुत से विद्यार्थी इसका दुरुपयोग करेंगे। मोबाइल ये जरूरी है कि यहाँ मोबाइल पर प्रतिबंध हो, लेकिन अगर शिक्षकों के मोबाइल प्रतिबंध नहीं होंगे तो पढ़ाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और उनका विद्यार्थी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी भी राज्य या किसी भी शिक्षा संस्थान में मोबाइल पर प्रतिबंध हो या न हो, लेकिन विद्यार्थियों को चाहिए कि वे कीमती समय बर्बाद ना करें। अमानवीय बर्ताव। दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा अमानवीय और सभ्य समाज के लिए अशोभनीय है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक दलितों के साथ हिंसक बर्ताव होने की खबरें आई हैं। कभी किसी दलित को शारीरिक तो कभी मानसिक प्रताड़ना सामना करना पड़ा। हाल में एक बड़े पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। इसी तरह की घटनाओं के आखिर क्या साबित होता है? दुनिया के किसी भी समाज में रहने वाले लोगों को यह समझना होगा कि इंसानियत का महत्व ही सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग कल्पित व्यवस्थाएं हैं, महज कुछ लोगों के बनावटी विचार हैं ताकि समाज की कई परतों में बांटा जा सके अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। मगर इंसान के पास अपनी अंतरात्मा और विवेक होता है जिससे वह नैतिक और अनैतिक में फर्क कर सकता है, व्यवस्थाओं से उपजे भेदभाव वाले विचारों को मिटा सकता है। मगर वह ऐसा करता नहीं। टूटता भरोसा। जब सीमाएं राजनीतिक स्वार्थ और औपनिवेशिक मानसिकता के तहत तय की जाती हैं तब सभी अस्थायी शांति नहीं हो सकती। अफगान पाक सीमांत पर आज जो संघर्ष जारी हुआ साम्राज्यवाद की उस नीति का परिणाम जिसने जातीय और सांस्कृतिक एकता को तोड़कर शासन करना चाहा था। अफगानिस्तान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। यह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक सेतु है। विडंबना यह है कि यही सेतु अब विभाजन और हिंसा का प्रतीक बन गया है। पाकिस्तान अपने रणनीतिक हितों के चलते अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है, जबकि अफगान सरकार इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानती है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार कभी मजबूत नहीं हो सकी। इतिहास जब बार बार खुद को दोहराने लगे तो दोष सिर्फ परिस्थितियों का नहीं होता।